गर्मी के दिनों में शर्मा जी के घर में नई बहू मीरा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। रसोई में आती खुशबू और परिवार की हंसी खुशी का माहौल दिखाई देता है। माँ जी, आज मैंने आपके लिए खास तरीके से आलू की सब्जी बनाई है। बाबूजी को भी बहुत पसंद आएगी। बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी सुनीता रसोई में आती है और खाना देखकर मुस्कुराती है। मीरा उसके लिए प्रेम से थाली लगाती है। भाभी जी, क्या बात है, आज तो बहुत मेहनत की है आपने। यार, तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। चलो बैठो, गर्मा गर्म खाओ। लेकिन पहला कौर लेते ही वो नमक दानी की तरफ हाथ बढ़ाती है और खाने में अतिरिक्त नमक मिर्च डाल देती है। भाभी जी, थोड़ा सा बस, मुझे तेज स्वाद पसंद है ना। अरे यार, क्या कमी रह गई, मैंने तो पूरा स्वाद डाला था। बहू सुनीता को बचपन से ही तेज मसाला पसंद है। कोई बात नहीं। मीरा के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ये सिलसिला रोजाना चलता रहता है। कुछ दिन बाद मीरा रसोई में अलग अलग व्यंजन बनाने की कोशिश कर रही है। वो सोच रही है कि शायद अपने खाने में कुछ कमी है। क्या करूं मैं? सुनीता हमेशा खाने में नमक मिर्च क्यों डालती है? कहीं मेरा खाना बेस्वाद तो नहीं? मीरा, तुम व्यर्थ में परेशान हो रही हो। तुम्हारा खाना तो जबरदस्त होता है। राजेश, ये क्या बात हुई? रोज रोज का यही हाल। सुनीता मेरे खाने को बेस्वाद समझती है। राजेश अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा का मन ही नहीं मानता। वो सोचती रहती है कि कहीं ना कहीं खाने में कमी है। एक काम करते हैं, मैं सुनीता से बात करूंगा। ऐसा कर सकते हैं कि हम सब मिलकर इस बात को सुलझा लें। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। घर में एक बड़ा पारिवारिक समारोह आयोजित होता है। रिश्तेदार और पड़ोसी सभी आए हुए हैं। मीरा ने दिन भर मेहनत करके कई व्यंजन तैयार किए हैं। मेरा बेटी, वाह क्या स्वाद है, कमाल का खाना बनाया है तुमने। आंटी जी, मुझे और चाहिए, बहुत टेस्टी है। सारे मेहमान मीरा के खाने की तारीफ कर रहे हैं। तभी सुनीता आती है और सबके सामने अपनी थाली में नमक मिर्च डालने लगती है। बस थोड़ा सा मसाला, मुझे बहुत तेज चाहिए। अरे क्या बात है सुनीता, खाना तो इतना स्वादिष्ट है। मीरा के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है। सारे मेहमान उसे घूरने लगते हैं और आपस में फुसफुसाने लगते हैं। सुनीता, बस भी करो, हद होती है। मेहमानों के सामने ये क्या तमाशा है? माँ, मैं तो क्या करूं, मुझे अब बहुत हो गया। सुनीता, तुम रोज मेरे खाने का अपमान करती हो, क्या मुसीबत है? सारे मेहमान चुप हो जाते हैं और माहौल बिगड़ जाता है। रात के समय मीरा अपने कमरे में बैठी रो रही है। राजेश उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। मीरा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? सुनीता का मतलब बुरा नहीं था। राजेश, मेरा तो दम घुट रहा है इस घर में। रोज रोज अपमान सहना पड़ता है। आज मेहमानों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है। एक काम करते हैं, कल मैं सुनीता से अकेले में बात करूंगा। बेहतर होगा कि अगर हम इस मुद्दे को सुलझा लें। नहीं राजेश, अब क्या होगा? मैं इस घर में नहीं रह सकती। कल मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। राजेश हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। मीरा का फैसला पक्का लग रहा है। अरे बाप रे बाप, मीरा ऐसा मत करो। क्या करूं मैं तुम्हारे बिना? अगले दिन सुबह मीरा अपना सामान पैक कर रही है। पूरा घर परेशान है। कमला देवी और राम प्रसाद चिंतित दिख रहे हैं। बहू, तुम ऐसा मत करो, घर की इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे बहू? बेटी मीरा, समझदारी की बात यह है कि हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकालें। बाबूजी, अब क्या होगा? रोज रोज का यही हाल है। मैं थक गई हूँ। तभी सुनीता आती है।
उसके चेहरे पर गहरी परेशानी और दुख दिखाई देता है। भाभी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन एक बात है जो मैं किसी को नहीं बता सकी। सुनीता, आप सच्चाई बताओ, क्या बात है? भैया जी, ये बात कहने में बहुत शर्म आती है, पर अब बताना ही होगा। पूरा परिवार सुनीता के आसपास बैठकर उसकी बातें सुनने का इंतजार कर रहा है। माहौल में तनाव है। भाभी जी, सच्चाई ये है कि मुझे स्वाद नहीं आता। बचपन से ही मुझे खाने का सही स्वाद महसूस ही नहीं होता। अरे, ये क्या कह रही हो? भाभी जी, मुझे एजुसिया नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने बताया था कि मेरी जीभ में स्वाद की कमी है, इसलिए मैं अतिरिक्त नमक मिर्च डालती हूँ। हे भगवान, सुनीता, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? माँ, मुझे शर्म आती थी। लोग क्या कहेंगे कि लड़की को स्वाद ही नहीं आता, शादी विवाह में भी दिक्कत होगी। सुनीता की बात सुनकर सभी का गुस्सा गायब हो जाता है। मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। बाप रे बाप, सुनीता, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। ये तो बहुत गंभीर बात है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगले दिन पूरा परिवार डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक में बैठा है। डॉक्टर सुनीता की जांच कर रहे हैं। जी हाँ, सुनीता को एजुसिया की समस्या है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्वाद की क्षमता कम हो जाती है। और डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दवाई और कुछ व्यायाम से ये ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर साहब, हम सब मिलकर इसका इलाज कराएंगे। सुनीता को पूरी तरह ठीक करना है। भाभी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है कि आप समझ गई। डॉक्टर दवाइयाँ और व्यायाम की सूची देते हैं। पूरा परिवार सुनीता के साथ खड़ा है। घर वापस आकर सभी बहुत खुश हैं। मीरा और सुनीता के बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है। सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी स्वार्थी थी कि तुम्हारी तकलीफ समझ भी नहीं सकी। भाभी जी, गलती मेरी थी। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हुआ कि सब कुछ साफ हो गया। अब हम सब मिलकर सुनीता का इलाज कराएंगे। वाह, क्या बात है। अब घर में फिर से खुशी होगी। राम प्रसाद सभी को समझाते हैं कि परिवार में बातचीत कितनी जरूरी है। ये सबके लिए सीख है कि घर में कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। सबको मिलकर हर समस्या का हल निकालना चाहिए। कुछ महीने के बाद सुनीता का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है। घर में खुशी का माहौल है। भाभी जी, आज मुझे आपकी सब्जी का स्वाद थोड़ा आया। दवाई काम कर रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। भगवान का शुक्र है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुधा आंटी और छोटा मुन्ना मिलने आते हैं। वे सुनीता की तबीयत के बारे में पूछते हैं। अरे सुनीता बेटी, कैसी है तबीयत? सुना है इलाज चल रहा है। आंटी जी, बहुत बेहतर हूँ। पूरे परिवार का साथ मिला है। दीदी, अब आप भी हमारी तरह खाना खाओगी? सभी हंसने लगते हैं। मुन्ना की मासूम बात से माहौल और भी खुशगवार हो जाता है। कुछ और महीने बीत जाते हैं। सुनीता की स्थिति में काफी सुधार हो चुका है। डॉक्टर शर्मा ने बताया है कि वो लगभग ठीक हो गई है। वाह, बहुत बढ़िया प्रगति। सुनीता, अब आप 70% तक स्वाद महसूस कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये सब तो परिवार के साथ से हुआ है, खासकर भाभी जी के प्रेम से। हम सब ने मिलकर इस मुश्किल का सामना किया है। अब सुनीता पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। कमला जी, आपका परिवार वाकई आदर्श है। इतनी मुश्किल का सामना इतने प्रेम से किया। ये सब प्रेम और समझदारी का नतीजा है। किसी भी समस्या का हल मिल जाता है अगर हम सब मिलकर कोशिश करें। दीदी, अब आप हमारी तरह मिठाई भी खा सकती हैं। सुनीता हंसते हुए मुन्ना को गले लगाती है।
पूरा माहौल प्रेम और खुशी से भरा हुआ है। मुन्ना, अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ खा सकूंगी, भाभी जी के हाथ की मिठाई का असली स्वाद भी चख सकूंगी। अंत में पूरा परिवार एक साथ मिलकर खुशी मना रहा है। मीरा और सुनीता के बीच अब सच्चा प्रेम और समझ है। सुनीता, इस पूरे अनुभव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और प्रेम से हर समस्या का हल मिल जाता है। भाभी जी, आपने मुझे सिखाया है कि परिवार का मतलब क्या होता है। अब मैं भी आपकी तरह अच्छा खाना बनाना सीखूंगी। भगवान करे हमारा घर हमेशा इसी तरह खुशियों से भरा रहे। तुम दोनों की जोड़ी सबसे अच्छी है। अब हमारा घर वाकई पूरा हो गया, प्रेम, समझ और एकता से भरा हुआ। सूर्यास्त के समय पूरा परिवार छत पर बैठकर चाय पी रहा है। सुनीता अब बिना किसी झिझक के सबके साथ खुशी से खाना खा रही है। सुषमा का परिवार बेहद ही गरीब था और इसी गरीबी के कारण घर परिवार को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन सुषमा अपने छोटे बेटे आकाश की शादी एक अमीर परिवार में करती है, वो भी झूठ बोलकर। लेकिन जब पूजा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है तो देखती है उसका घर तो टूटा फूटा और बेहद ही छोटा भी है। माँ जी, कहीं हम किसी और के घर तो नहीं आ गए हैं? ये हमारा घर कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था आपका घर मेरे घर से भी बड़ा है। सिर्फ कहा था, देखा तो नहीं ना तेरे घर वालों ने। वैसे शादी ब्याह में तो इतना झूठ चलता ही है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जी ने जैसा कहा था कि हम पैसे वाले हैं, हमारे पास नौकर चाकर गाड़ी बंगले सब है, ये सब झूठ कहा था क्योंकि हमें अमीर घर की बहू चाहिए थी। क्या ये घर हमारा है? यानी मेरा ससुराल गरीब है? लेकिन ये ना आपने सही नहीं किया है। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। और मैं ये चाहती हूँ तेरे माँ बाप को दुख हो, और उन्हें दुख होगा तो वो हमें गाड़ी बंगला पैसा सब देंगे, तो हम गरीब नहीं रहेंगे। हाँ, और अपने बाप से कह देना कि तू यहाँ रह नहीं पाएगी। देख कितना छोटा घर है, इस घर में हम सभी रहते हैं और तू तो ठहरी बड़े घर की राजकुमारी, तू यहाँ कैसे रह पाएगी? दीदी, माँ जी, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं बताने वाली। अगर मेरी किस्मत में गरीब ससुराल लिखा है तो गरीब ही सही। तुझे अपने बाप को बताना ही होगा कि तुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है। नहाने, सोने, खाने पीने की सारी दिक्कतें बतानी होंगी, तभी तो तेरा बाप हमारे लिए कुछ करेगा। माँ जी, आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकती हैं, पर मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। अगर मेरे पिताजी को पता चला कि आप लोगों ने उनके साथ धोखा किया है तो वो आपके घर के किसी सदस्य को नहीं छोड़ेंगे। जब पूजा अपने ससुराल आती है तो वो अपने गरीब लालची ससुराल वालों को देखकर हैरान थी। लेकिन पूजा अपने गरीब ससुराल वालों को अपना भाग्य मानकर अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन जब पूजा नहाने जाती है तो नल में पानी नहीं आ रहा होता। माँ जी, नल में तो पानी आ ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे नहाना है। अपने बाप को फोन लगा और बोल कि इस इलाके में बहुत दिक्कत है पानी की, और ये इलाका बहुत गंदा भी है, ताकि वो अच्छे इलाके में तुझे घर दिला दे। कोई बात नहीं माँ जी, आज मैं नहीं नहाऊंगी तो क्या ही हो जाएगा। अरे बड़ी जिद्दी किस्म की औरत है तू। जब हम तुझे कह रहे हैं कि अपने बाप को बता कि तू कितनी गरीब भिखारी घर में आ गई है, लेकिन तुझ पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। अपने बाप की इतनी लाडली है कि अपने बाप से कुछ कहना ही नहीं चाहती है। कोई बात नहीं, आगे जाके जब दिक्कत होगी ना तब तुझे कहना ही पड़ेगा, तब मैं भी देखूंगी तेरा मुंह कैसे नहीं खुलता। ऐसे ही समय बीत रहा था। पूजा बहुत परेशान थी क्योंकि अमीर घर की पूजा ने ना कभी घर का काम किया, ना कभी इससे छोटी जगह में रही, बल्कि जितना उसका ससुराल था उतना बड़ा तो पूजा का ड्राइंग रूम था। एक रोज पूजा अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी काजल पूजा को उठाते हुए कहती है, पूजा चल जल्दी उठ जा और ये पकड़ झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लगा, किचन में बर्तन है उसे भी तुझे ही मांजना है। लेकिन दीदी, घर तो साफ है, फिर झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है? और बर्तन भी मैंने धो ही दिए हैं। देख, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अगर तुझसे काम नहीं होता तो अपने बाप को फोन मिला और बोल यहाँ 2-4 नौकर भेज दे। मैं खुद ही काम कर लूंगी, नौकर चाकर की कोई जरूरत नहीं है, और इस घर को नौकर चाकर की आदत नहीं है। दीदी, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं लड़ा रही है तू? नहीं नहीं, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए मुझे सताने या रुलाने की,
मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं कहूंगी। आप लोगों का लालच दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने झूठ बोलकर मेरी शादी करवाई है ना, इस तरह से मैं भी अपने पिताजी को कुछ नहीं बताने वाली। ये सब सुषमा सुन रही थी, लेकिन अब वो अपनी बहू को और भी सताने का मन बनाती है। और जब पूजा अपने कमरे में देर रात पंखे में सो रही होती है, तभी सुषमा पूजा के कमरे का पंखा बंद कर देती है। अरे लाइट चली गई क्या? माँ जी आप यहाँ? क्या आपने पंखा बंद किया है? हाँ, मैंने पंखा बंद किया है। वो क्या है ना, पिछली बार बिल ज्यादा ही आ गया था, तो तुझे अब गर्मी में ही सोना होगा। ठीक है माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप पंखा लाइट सब बंद कर दीजिए। अपने बाप को बोल दे कि तुझे कितनी दिक्कत हो रही है, तू दिक्कत सहेगी कैसे। सुषमा और काजल पूजा को परेशान करके थक चुके थे कि पूजा अपने पिता को फोन करके उसके ससुराल की गरीबी का बखान करे, और पूजा का अमीर बाप भी अपनी अमीर बेटी के लिए कुछ ऐसा कर गुजरे जिसकी उम्मीद सुषमा और काजल ने पहले से ही लगा रखी थी। उनके लाख परेशान करने के बाद भी पूजा अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन एक रोज पूजा पोंछा लगा रही होती है, तभी पूजा के पिता श्यामलाल का आना होता है। श्यामलाल आते ही पूजा को घर की नौकरानी समझकर कहते हैं, अरे बेटा, जरा सुषमा जी को बुला देना, मैं उनका समधी हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। पिताजी आप यहाँ? लेकिन आप यहाँ क्यों आए? पूजा बेटा, तू और वो भी इस हालत में, तूने क्या हालत बना रखी है। और मुझे तो दामाद जी ने यहाँ का एड्रेस दिया था, और यहाँ आते आते मैं तो बहुत परेशान हो गया। अरे कितने भीड़ भड़के वाले इलाके में तू रहती है। एक बात बता बेटा, तू इस घर की नौकरानी क्यों बनी हुई है? पिताजी मैं आपको बताने ही वाली थी कि मेरे ससुराल वालों ने आपको बढ़ा चढ़ाकर बताया है, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे उनका टूटा फूटा घर दिखा। घर का सामान के नाम पे कुछ नहीं था इनके पास, और तो और इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। पिताजी अब मैं यहाँ पे और नहीं रहना चाहती। रो मत बेटा, तेरा बाप तुझे लेने ही आया है। मुझे दामाद जी ने सारी बात पहले ही बता दी थी कि ये घर कैसा है, इस घर के लोग कितने छोटे लोग हैं। लेकिन दामाद जी ने तुझे परेशान देखा तो उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है पिताजी। अगर वो नहीं होते तो शायद ये लोग मुझे मार डालते। हर बात में ये लोग आपका नाम घसीटते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को कोई कुछ बोले। श्यामलाल और पूजा बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पूजा की सास सुषमा और जेठानी काजल वहाँ आती हैं। अहो भाग्य हमारे, समधी जी जो आप हमारे घर में पधारे। अरे अंकल जी, आप आ ही गए हैं तो आप अपनी बेटी की दिक्कत परेशानी सब सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो आप अपनी बेटी को नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ देकर जाइए। मुझे अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये ऐसा मैं देख लूंगा। लेकिन अभी मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल समधी जी, आप अपनी बेटी को आराम से ले जाइए, लेकिन जब लेके आओ ना घर में वापस, तो जरा सोच के लेके आइएगा कि घर में कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे आपकी बेटी को। बिल्कुल अंकल जी, वो क्या है ना, बेचारी को किसी चीज की आदत नहीं है। जितने भी दिन यहाँ रही है बड़ी दिक्कतों में रही है, लेकिन एक बार भी इसने आपको फोन नहीं किया। क्योंकि मेरी बेटी तुम लोगों की तरह लालची नहीं है, बल्कि समझदार है। बेशक हम अमीर घर के लोग हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं। वो दुनिया की सारी तकलीफें झेल सकते हैं, गरीबी में रह सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को कुछ नहीं कहेंगे। मैं दोबारा अपनी बेटी को तुम लोगों के साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि दामाद जी और पूजा अब अलग घर में रहेंगे, वो भी नए घर में। उनकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चलता हूँ अपनी बेटी को लेकर। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। पिताजी चलिए, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रुकी तो ये लोग मुझे दहेज के नाम पे प्रताड़ित करेंगे, और मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगा बेटा। श्यामलाल जब अपनी बेटी से मिलने आता है तब वो अपनी बेटी की मुश्किली को देखकर, उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ जाता है कि उसके ससुराल वालों ने उसे कितना परेशान किया। बेशक पूजा का ससुराल गरीब था, लेकिन उनके अंदर लालच की कोई कमी नहीं थी। श्यामलाल अब अपनी बेटी और दामाद के लिए अच्छा सा घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब चीजों का इंतजाम करवाता है,
और फिर कभी अपनी बेटी को उसकी सास और जेठानी के पास लौटने नहीं देता, क्योंकि उसे पता था वो दोनों बहुत लालची हैं और इस लालच में आकर वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार बैठी हैं। रितु और उसकी ननंद पायल लोगों के सामने अपने रिश्ते को जितना अच्छा दिखाते थे, उनका रिश्ता उस चीज के बिल्कुल अपोजिट था। जहां लोगों के सामने रितु और उसकी ननंद एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार से बिहेव करती, तो वहीं घर में एक दूसरे को पागल बिल्लियों की तरह नोचा करती। ऐसी एक दिन सुबह सुबह रितु पायल से गुस्से में बोलती है, तुम समझते क्या हो कि तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलोगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? क्या बोल रही हो तुम कि मेरी भाभी मुझे टाइम पर नाश्ता नहीं बना कर देती? हाँ, नहीं देती है। जो सच बात है वही बोली थी ना, झूठ थोड़ी ना बोला है। आपका सोना ही पूरा नहीं होता। आपको पता भी है नाश्ते की टाइमिंग क्या होती है। अगर तुम्हें पता है तो तुम खुद उठकर क्यों नहीं बना लेती हो? मेरे बनाने का और खाने का क्यों इंतजार करती हो? भगवान ने तुम्हें भी हाथ दिए हैं, इस्तेमाल कर लिया करो इन्हें, या बस जुबानी चलानी आती है तुम्हें? भाभी, अपने लिमिट क्रॉस मत करो। अगर मैं बोलने पर आई ना तो मैं भी आपको बहुत अच्छा सुना सकती हूँ। अरे सुनाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? अरे लोगों की ननद अपनी भाभी के साथ मिलकर बैठकर काम करवाती है और तुम तो सारा दिन बस ऑर्डर मारती हो। दुश्मन हो दुश्मन, तुम मेरी दुश्मन हो। नंद तो तुम किसी एंगल से लगती ही नहीं हो मेरी। तो आप भी मेरी कोई दोस्त नहीं हो। ये समझ लो कि आप चीन और मैं भारत, और हमारे बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही पायल और रितु जबरदस्त बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रितु की पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला को देखते ही दोनों ननंद भाभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और दोनों लड़ाई झगड़े के शब्दों को एकदम से प्यार के फूलों में परिवर्तित कर देती हैं। और पायल बोलती है, भाभी आप इतना काम क्यों करती हैं? मैं हूँ तो सही। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप भी थोड़ा आराम किया करो और मुझे काम के लिए बोल दिया करो, लेकिन आप तो मुझे कोई काम करने को कहती ही नहीं हो। मेरे होते हुए मेरी इकलौती नंद काम करे और मैं आराम से बैठी रहूं, भला अच्छा थोड़ी ना लगता है? कल को तुम अपने घर चली जाओगी, वहाँ जाकर भी तो काम ही करोगी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम यहाँ हो तुम आराम से अपना जीवन बिताओ। वैसे भी तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। रितु और पायल का प्यार देखकर विमला बोलती है, वाह भाई, क्या जोड़ी है तुम दोनों ननद भाभी की, किसी की नजर ना लगे। आजकल तो हर ननद और भाभी एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी है। कोई किसी को देखकर एक आंख नहीं सुहाता है। लेकिन जब कभी मैं तुम दोनों को देखती हूँ ना तो सच में मेरा मन तो बहुत खुश हो जाता है और मुझे इस बात पे यकीन करने का मन करता है आज के समय में भी लोग रिश्तों को निभा रहे हैं। विमला जा रही होती है कि तभी वहाँ पर रितु की सास वीना आ जाती है और विमला वीना के आगे उसकी बेटी और बहू की तारीफ करने लगती है। वीना अपने बहू और बेटी की पर्सनैलिटी से बहुत अच्छे से वाकिफ होती है, इसलिए वो विमला की बातों पर मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कह रही है विमला, मेरे घर में तो कलेश जैसी कोई चीज ही नहीं है। मेरी बहू और बेटी तो ऐसे मिलकर रहती है जैसे पानी में नमक। बस भगवान मेरे घर की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अरे नहीं लगेगी नजर। वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं बेटा तेरे हाथों की चाय पिए हुए, जरा एक कप चाय तो पिला दे अपनी आंटी को। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। ननद जी आप भी पियेंगी? हाँ, क्यों नहीं भाभी, जरूर। पायल की बात सुनकर रितु दांत दबाते हुए मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है और फिर सभी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। चाय पीने के बाद विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही दोनों ननद भाभी अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिसे देखकर वीना बोलती है, हे भगवान, तुम ननंद भाभी कभी दुश्मन बनकर रहती हो तो कभी सहेली। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। या तो तुम हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन हो जाओ या फिर हमेशा के लिए एक दूसरे की सहेली बनकर रहो। कभी नहीं। तो फिर लड़ती रहो। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अगर मुझे किसी की शोर की आवाज आई ना तो मैं तुम दोनों को बराबर की सजा दूंगी, याद रखना तुम दोनों। वीना की बात सुनकर दोनों ननद भाभी चुप हो जाती हैं और वीना के जाते ही दोनों बड़ा सा मुंह लेकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। दिन गुजरते हैं, कभी दुश्मन कभी सहेली वाला किरदार निभाते निभाते दोनों ननद भाभी अपना जीवन आराम से जी रही थी। ऐसे ही रक्षाबंधन का दिन आता है। पायल अपने भाई विवेक को राखी बांधती है और बोलती है, भैया इस बार मुझे आईफोन चाहिए, शाम तक मेरा आईफोन ले आना। ठीक है, ले जाऊंगा। और कुछ? और थोड़ी शॉपिंग भी करवा देना। दोनों भाई बहन आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रितु बोलती है, बस और क्या, और जितना भी पैसा है वह सब इसके नाम पर कर दो। घर में थोड़ी ना पैसे की जरूरत है, अब आईफोन और शॉपिंग की ही जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, रक्षाबंधन है और मेरी बहन मांग रही है तो देना तो हक बनता है ना। त्योहार के नाम पर लूट बचाना तो कोई आपकी बहन से सीखे।
माना कि रक्षाबंधन पर हर भाई बहन को तोहफा देता है, लेकिन इतना भी मुंह खोलने की क्या जरूरत है? अरे मैं भी अपने भाई को राखी बांध कर आई हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा इतना। उसके पास होता तभी तो देता वो आपका भाई, लेकिन वो तो नल्ला है, नल्ला कहीं का। और आपको क्या दिलाएगा वो? जैसा भी है ना, मुझे बहुत प्यार है उससे, और तुम उसके बारे में अगर ऐसा बोलोगी ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी ननद हो और मेरे इस मुंह से अच्छा सुनकर बैठ जाओगी। पहले कौन सा आपको याद रहता है कि मैं कौन हूँ? आपको तो वैसे भी मैं आँखों में हमेशा खटकती रहती हूँ। मांग में अपने भाई से रही थी, आपको पता नहीं किस बात की मिर्ची लग गई जो बीच में आ गई। तो बीच में मैं क्यों ना हूँ? मेरे पति है, वो दिन रात मेहनत करके कमाई करते हैं। जितना हक तुम्हारा अपने भाई पर है ना, उतना ही हक मेरा इन पर है। विवेक और रितु और पायल दोनों को चुप करवाने की कोशिश करता है, पर दोनों एक दूसरे को एक से बढ़कर एक जवाब देती हैं। बेचारा विवेक परेशान हो जाता है और वहाँ पर वीना आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों को चैन नहीं है क्या? अरे आज के दिन भी तुम लड़ाई कर रही हो। कोई दिन इस घर में सुख शांति का होगा कि नहीं होगा? माँ, मैंने कुछ नहीं कहा भाभी को, भाभी नहीं कहा था, आप उन्हें ही बोलो। हाँ, तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना, मैं ही लाला लाला करती रहती हूँ, तुम तो कुछ भी नहीं करती हो। आई बड़ी शरीफ कहीं की। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों क्या बोलती हो और क्या नहीं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। रितु और पायल दोनों अगर आज के बाद लड़ाई करते हुए अगर मुझे दिख गए ना, तो मैं तुम दोनों को ही घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। फिर जितना लड़ना है वही लड़ना और फिर ही घर के अंदर आना। वीना की बात सुनकर पायल और रितु दोनों चुप हो जाते हैं और दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वीना और विवेक दोनों ही पायल और रितु को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और अपनी दोस्त और अपनी कभी सहेली वाले रिश्ते को ऐसे ही कायम रखती। एक दिन विमला रोते हुए वीना के पास आती है और बोलती है, रीना बहन, मेरे तो करम ही फूट गए। जब से अपने बेटे की शादी करी है ना, तब से मैंने एक दिन भी सुख नहीं बिताया है। जब देखो मेरे घर में बस कलेश ही लगा रहता है। अरे मेरी बहू को तो मेरी बेटी एक आँख नहीं भाती है, हमेशा वो मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है, जबकि मेरी बेटी उसके सामने कुछ नहीं बोलती है। जो भी कहती है वो अपनी भाभी की बातें मानती है। ना जाने क्या हो गया मेरे घर को। कोई बात नहीं विमला, चिंता मत कर। तू अपनी बहू को समझाने की कोशिश कर, हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ ले। अरे घर के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना ही घर की एकता का प्रतीक होता है। लड़ाई झगड़े में भला क्या ही रखा है। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ तू अपनी बहू और बेटी को मेरे घर पर भेज दे, ताकि वो मेरी बेटी और बहू को समझाए कि किस तरह मिलजुल के बात करके रहा जाता है और दिन भर घर में कलेश नहीं किया जाता है। और अगर ऐसे ही कलेश चलता रहा तो एक दिन मेरी जान चली जाएगी। विमला की बातें रितु और पायल भी सुन लेती हैं, जिसके बाद विमला जबरदस्ती रितु और पायल को अपने घर ले जाती है, जहां अपने बहू और बेटी को रितु और पायल को समझाने के लिए कहती है। रितु और पायल उन दोनों को समझा देते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। उस दिन के बाद से विमला के घर लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है और वहाँ पर ननद भाभी एक साथ मिलकर रहने लगती है, जिसे देखकर विमला बहुत खुश होती है। अरे देख रही हो तुम दोनों के नाटक की वजह से ही सही, पर किसी के घर के हालात कितने ज्यादा सुधर गए। जब तुम लोग दूसरों के घर की हालत को सुधार सकती हो, तो फिर अपने घर की हालत को क्यों नहीं सुधार सकती हो? जब तुम दोनों प्यार से मिलकर रहना जानती हो, तो फिर रहती क्यों नहीं हो? ये दोहरी जिंदगी क्यों जी रही हो? इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर रहो, ताकि कभी तुम्हें नाटक करने की जरूरत ही न पड़े। वीना की बात सुनकर रितु और पायल को उसकी बातें समझ आ जाती हैं और उस दिन के बाद से रितु और पायल दुश्मनी भूलकर दोस्ती का हाथ मिला लेती हैं और फिर कभी लोगों को दिखाने के लिए अपना प्यार नहीं जताती, बल्कि दोनों सचमुच में प्यार भरा रिश्ता निभाने लगती हैं। अंजलि और आकाश दोनों की नई शादी हुई थी और आज अंजलि और आकाश दोनों की सुहागरात थी। दोनों पति पत्नी सुहागरात के लिए बेड पर बैठे होते हैं। अंजलि बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि आकाश कब उसका घूंघट उठाएगा। बहुत देर हो जाती है और अंजलि खुद ही अपना घूंघट हटाते हुए बोलती है, अरे ओ मेरे शर्मीले पति, आखिर कौन सी कसम खा कर आए हो जो मेरे घूंघट उठाने का नाम ही नहीं ले रहे आप? नहीं अंजलि, ऐसी बात नहीं है, मैं बस उठने ही वाला था। पर क्या? अरे मैं आपकी बीवी हूँ, इतना क्या सोच रहे हो आप? मैं आपको थप्पड़ मारने वाली नहीं हूँ। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे छेड़ें, मुझे परेशान करें। अंजलि, वह बात यह है कि आज तक कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और आज तक मैंने कभी किसी लड़की से कोई बातचीत की ही नहीं, इसलिए मैं बहुत
अनकंफर्टेबल हो रहा था। क्या कहा आपने? अनकंफर्टेबल? वो भी अपनी बीवी के साथ? हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। एक काम करो, सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। अंजलि को गुस्सा आता है और अंजलि गुस्से में सो जाती है। तो वहीं आकाश भी शांति से सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही आकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और अंजलि सोई रहती है। थोड़ी देर बाद अंजलि की सास मंजू अंजलि को जगाने आती है। अरे बहू उठ जा, आकाश ऑफिस भी चला गया है और तू है कि अभी तक सो ही रही है। क्या कहा सासू माँ आपने? वो ऑफिस भी चले गए? भगवान, कम से कम एक बार मुझे आवाज तो लगा देते वो। अरे बेटा, वो मेरा बेटा है ना, थोड़ा शरीफ है और शर्मीला भी, इसलिए वो ना थोड़ा कम बोलता है। कुछ ज्यादा ही शर्मीले और शरीफ है सासू माँ। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब तक अंजलि और आकाश के बीच पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं बन पाया था। ऐसे ही शाम को अंजलि अच्छे से तैयार होकर अपने पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही आकाश ऑफिस से घर आता है, अंजलि सबको डिनर करवाकर आकाश को कमरे में ले जाती है। अंजलि ने पहले से ही कमरे को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। कमरा देखकर आकाश बोलता है, अरे अंजलि, कमरा तो काफी सुंदर लग रहा है। यह तुमने ही डेकोरेट किया है क्या? हाँ मेरे पति देव, ये मैंने ही डेकोरेट किया है, वो भी आपके लिए। और मेरे लिए क्यों? मेरा तो आज बर्थडे भी नहीं है, फिर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं चाहती हूँ कि हम दोनों थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और अपने इस क्वालिटी टाइम को बहुत ज्यादा अच्छा बनाएं, इसलिए मैंने ये डेकोरेट किया है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यह सब करने की क्या जरूरत थी? आकाश की बात से अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बार बार वह सवाल पे सवाल कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने इस कमरे को डेकोरेट किया है। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, तभी तो ये सब कर रही हूँ। अरे पता नहीं कैसे आदमी से मेरी शादी हो गई है। जितनी रोमांटिक मैं हूँ, उतना ही अनरोमांटिक मेरा पति है। अंजलि को गुस्सा आता है और वह गुस्से में फिर से सो जाती है। देखते ही देखते शादी को 8 से 7 महीने निकल जाते हैं, लेकिन कुछ भी पता ही नहीं चलता है। एक दिन अचानक से अंजलि को उल्टियां आ रही होती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और बोलती है, क्या बात है बहू, लगता है कि कोई गुड न्यूज है, तभी तो तुझे उल्टियाँ आ रही हैं। अरे रहने दो सासू माँ, वैसे उल्टी मुझे हो, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। अरे क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही है? तेरे और आकाश के बीच में सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है सासू माँ? अरे आपका बेटा हद से ज्यादा ही शरीफ है। कभी कभी तो लगता है कि आपका बेटा बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं है कि मैं उसकी बीवी हूँ। अरे कितना ही कोशिश कर लो उन्हें समझाने की, भाई मुझे प्यार की जरूरत है, पर उन्हें समझ में नहीं आता। अब मैं एक औरत हूँ, आखिर कितना पहल करूँ मैं। अच्छा तो ये बात है। बेचारी अंजलि अपने पति के रवैये से बहुत परेशान थी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसका पति उसे बहुत प्यार करे, लेकिन अंजलि को तो कुछ भी नहीं मिला था। ऐसे ही एक रात अंजलि फिर से अपने पति को रिझाने की कोशिश करती है और वो अपने पति से कहती है, अच्छा आकाश, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? एक बार मुझे ध्यान से देखो और बताओ। अंजलि, मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाती हो। तुम्हारे हाथों का खाना मेरे ऑफिस में हर किसी को पसंद आता है। सब मुझे यही बोलते हैं कि तेरी बीवी सुंदरता के साथ साथ गुणों में भी बहुत अच्छी है। यही तारीफ आप मेरे हाथ को पकड़कर बोलो। हाथ पकड़ने की बात सुनकर आकाश बुरे तरीके से कांपने लगता है और वह जैसे तैसे अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। तभी अंजलि बोलती है, आकाश रिलैक्स, मैं आपकी बीवी हूँ और ये आपका हक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने आज तक कभी किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं की है, पर इंसान की लाइफ में उसका पार्टनर ही एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ वो सब कुछ कर सकता है, और वो मैं हूँ आपके लिए। अंजलि, वह मुझे नींद आ रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आकाश को कुछ समझ नहीं आता और वह गधों की तरह सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन अंजलि के घर पर आकाश का दूर का भाई अर्जुन आता है। अर्जुन दिखने में बहुत ही स्मार्ट था और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही अंजलि अर्जुन को खाना सर्व कर रही होती है। अर्जुन और आकाश दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह भाभी, खाना क्या मस्त बनाया आपने। आपके हाथ का है, लाइए अपना हाथ दीजिए।
अर्जुन अंजलि का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर देता है। यह देख आकाश को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आकाश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्जुन अंजलि से कहता है, भाभी मैं क्या सोच रहा था, हम दोनों डेट पे चलते हैं, क्योंकि भैया तो कहीं जाने से रहे और आप अकेले घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हो, और भैया जाएंगे भी कैसे, वो तो रोमांटिक है ही नहीं, उन्हें तो रोमांटिक का आर भी नहीं पता होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना, आप मेरे साथ डेट पे चलो। हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे भैया से तो किसी भी चीज की कोई उम्मीद करना ही बेकार है। चलो मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। अर्जुन और अंजलि दोनों एक साथ बाहर डेट के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आकाश को मन ही मन अपनी बीवी के लिए बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, साथ ही उसे बहुत जलन भी हो रही थी। ऐसे ही रात के 11 बजे अर्जुन और अंजलि घर में आते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि अपने रूम में जाती है, तभी आकाश गुस्से में बोलता है, अंजलि ये सब क्या है? मैं आज तक कभी भी तुम्हारे किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं लगाता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। अरे तुम मेरी बीवी हो, किसी और के साथ घूमने का क्या मतलब बनता है? क्या कहा आपने? मैं आपकी बीवी हूँ? ये बात लगता है आपको आज पता चली है। अरे हमारी शादी को लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। तब आपको नहीं लगता था क्या कि मैं आपकी बीवी हूँ? अंजलि की बात सुनकर आकाश शांत हो जाता है। तभी अंजलि उसे समझाते हुए कहती है, देखो मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ। अपना हक समझो मुझ पर। मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, दो प्यार की बातें करो, हर महीने मुझे गिफ्ट दो, घूमने ले जाओ, थोड़ा रोमांटिक बनो यार। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जिंदगी एक बार ही मिलती है, दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी। अंजलि इतना बोल रही होती है कि तभी आकाश अंजलि को अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। यह देखकर अंजलि हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, एकदम से क्या हो गया तुम्हें? वैसे कुछ भी कहो, लग रहा है कि मेरा पति धीरे धीरे रोमांटिक हो रहा है, यानी कि ट्रिक काम कर गई। ट्रिक? कौन सी ट्रिक? यही अचानक से अर्जुन का घर पर आना और अर्जुन और मेरा बाहर जाना, अर्जुन का बार बार मेरी तारीफ करना, ये जो कुछ भी था ना, सासू माँ और मेरा प्लान था, ताकि आपके अंदर के पति को जगा पाऊँ मैं। अच्छा, तो ये मतलब था। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब अंदर का पति जग जाता है ना तो क्या होता है। इस तरह अंजलि और आकाश दोनों को एक साथ अपना क्वालिटी टाइम मिल ही जाता है। ऐसे ही अब आकाश अपने व्यवहार में पहले से बहुत बदलाव लाता है और इन सब से अंजलि बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और पूरा परिवार यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है।